हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 दिसंबर और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो कोरोना पेंडेमिक को लेकर है। यूके में नया स्ट्रेन मिला था कोरोना का और उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो यूके से फ्लाइट आ रही हैं उसको 31 दिसंबर तक बैन कर दिया गया है और अब ये बोला गया है कि हो सकता है कि समय के साथ में इस बैन को इंक्रीज कर दिया जाए। तो हमारे यहाँ पर 6 लोग यूके से लौटे थे और वो पॉजिटिव मिले हैं। अब उनका टेस्ट पॉजिटिव और देखा गया है कि उनमें जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसी के लक्षण हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो रजनीकांत को लेकर के है। साउथ के एक्टर हैं रजनीकांत। उन्होंने घोषणा की थी कि वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने हेल्थ कंसर्न को लेकर के बोला है कि मेरी हेल्थ सही नहीं है, इसलिए अभी नई पार्टी पॉलिटिक्स से मैं दूर रहूंगा। तो देखो, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी पार्टी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा या फिर स्टेट पार्टी का दर्जा किस क्या आधार होते हैं किसी भी पार्टी को ये दर्जा देने के लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए। इसके बारे में हमें रिसर्च करना है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। देखो, काफी दिनों से फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। अब सेंटर और स्टेट के बीच में छठवें राउंड की मतलब छठवीं बार बातचीत हो रही है और ये बातचीत, देखो अब क्या रिजल्ट निकल करके आता है इसका अभी पता नहीं है, लेकिन दोबारा से सेंटर और फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें लीड कर रहे हैं इस फार्मर प्रोटेस्ट को, उन लोगों के बीच में वार्तालाप का दौर जारी है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो दिल्ली से लेकर के है। देखो, दिल्ली में क्या हुआ है, स्कूलें बंद हैं कोरोना की वजह से और काफी दिनों से 8-10 महीने से स्कूलें बंद हैं और 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चे को क्या मिलता है, मिड डे मील। मिड डे मील की वजह से वहाँ जो बच्चे हैं उनमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं आती। उनको 6 डे तक अलग अलग वेरिएंट करके फूड में उनको मिड डे मील दिया जाता है। तो अब दिल्ली सरकार ने बोला है कि 1 से 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील स्कीम के अंदर ही बच्चों को क्या दिया जाएगा, फूड किट दी जाएगी, राशन किट दी जाएगी, ड्राई राशन किट, जिसमें व्हीट, राइस, पल्सेज और ऑयल ये सब कुछ इसमें होगा। और इसके लिए कौन एलिजिबल होंगे, 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और जो मिड डे मील स्कीम के अंडर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो एडिटोरियल पेज से है। देखो, जो फर्स्ट हमारा आर्टिकल है वो कोरोना पेंडेमिक को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जैसे ही कोविड-19 हुआ और ये पेंडेमिक जब पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा तो हर जगह लगा लॉकडाउन। अब लॉकडाउन की वजह से जो सप्लाई चेन है उसमें काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो ये इस कोविड-19 से हमें सीखना है कि भविष्य में कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो सप्लाई चेन कभी भी बाधित ना हो। तो देखो, इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि पेंडेमिक पेंडेमिक दो तरीके के हो सकते हैं, या तो नेचुरल हो या फिर क्या हो, पेंडेमिक या कोई भी परेशानी या तो नेचुरल होते हैं या प्रकृति के द्वारा या फिर होते हैं मैन मेड। जैसे 2011 में जापान में एक केस हुआ, पहले वहां अर्थक्वेक हुआ, फिर सुनामी आ गई और सुनामी की वजह से न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया। उनका जो फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती है। अब जो देश जापान के ऊपर डिपेंडेंट थे उनमें तो सप्लाई चेन बंद हो गई, क्योंकि इनकी वजह से वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उनमें काफी गड़बड़ी हो गई और मैन्युफैक्चर होना ही बंद हो गया। अब हम बात करते हैं मैनमेड की। देखो, 2019 में सऊदी अरब के ऊपर बम ब्लास्ट किए जाते हैं, अटैक किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑयल का एक्सप्लोजन है, क्रूड ऑयल, वो बंद हो जाता है और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में शार्प स्पाइक आ जाता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में। अब जो डिपेंडेंट थे सिर्फ सऊदी अरब से ही क्या खरीदते थे, सऊदी अरब से ही खरीदते थे तेल, तो उनके ऊपर तो परेशानी क्रिएट हो गई। नेक्स्ट 2010 में चाइना और जापान के बीच में एक आइलैंड है, सेनकाकू आइलैंड, इसके बीच में, दोनों के बीच में फिशिंग ट्रेवलर को लेकर के क्लैश हो जाता है और इस वजह से चाइना क्या कर देता है, जापान को रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। अब रेयर एक्सपोर्ट जो चीज है वो किस में ज्यादा यूजफुल होती है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है। अब कोरोना पेंडेमिक की वजह से हम देखते हैं चाइना में कोरोना सबसे पहले स्टार्ट होता है वुहान में। अब वहां पर लग जाता है लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से वो जहां भी कुछ अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी उनका चल रहा था उस सब पे लग जाता है बैन। अब देखो, इन सब चीजों से निपटने के लिए
इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इसी सितंबर में सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव को शुरुआत की है। तो देखो किसी भी पेंडेमिक, किसी भी जब कुछ भी परेशानी हो उस समय सप्लाई चेन बाधित ना हो, इसके लिए ये इनिशिएट शुरू किया गया है। तो देखो एडिटोरियल से भी कुछ कुछ टर्म्स आती हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एडिटोरियल पढ़ने से भी आपके प्रीलिम्स के कई क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कुछ स्पेशल कुछ डाटा आ जाते हैं और प्रीलिम्स में क्या होता है कि 2-3 स्टेटमेंट देख करके उसमें से आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उनमें से आपके जो डाटा और फैक्ट्स आके क्लियर होते हैं तो आप प्रीलिम्स के भी कई क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव ये इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इनिशिएट किया है और इसमें इसमें ध्यान दिया गया है, फोकस किया गया है ऑटोमोबाइल्स और उसके पार्ट्स पर, पेट्रोलियम, स्टील, टेक्सटाइल, फाइनेंशियल सर्विस और आईटी सेक्टर, इनके ऊपर इसमें क्या किया जाएगा, इन पर ध्यान दिया जाएगा। भविष्य में फ्रांस भी इसमें शामिल हो सकता है और यूके ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि इसमें मैं शामिल हो सकता हूँ। यूरोपियन यूनियन में उसका क्या स्टैंड रहता है उसके बाद में इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो देखो इस आर्टिकल के थ्रू ये बताया गया है कि कोई भी परेशानी है तब ये जो सप्लाई चेन बाधित होती है उससे हमें निपटने के लिए काम करना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया देखो, इंडिया में जो है अपनी ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसके पार्ट्स के लिए, ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए 27% इंडिया डिपेंड करता है चाइना से। और यहाँ पर इंडिया जो है वो 80% इंपोर्ट करता है, 80% इंपोर्ट करता है चाइना, किससे, अपनी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके लिए। तो देखो इस आर्टिकल में लास्ट में ये बोला गया है कि इस तरीके से हर चीज के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड रहना वो गलत है। इसलिए इंडिया को जो आत्मनिर्भर इनिशिएटिव इंडिया ने शुरू किया है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि इंडिया को जब ऐसी कोई परेशानी हो तो किसी दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। देखो इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी दूसरे देशों के साथ में जो बिल्कुल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कि हम कुछ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस आर्टिकल में बात बताई गई है थ्रू एग्जांपल्स। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। फार्मर रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो इस आर्टिकल में जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये बोली गई है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ एमएसपी के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए नहीं चल रहा है। आप ग्लोबल एंगल से देखो इस प्रोटेस्ट को। हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी सरकार बोल रही है कि आप यहाँ पर वो चीज उगाओ जिसके लिए अवेलेबिलिटी है ना, वो मत उगाओ, जो पहले से हमारे पास है वो मत उगाओ, आप वो चीज उगाओ जिसकी ग्लोबल डिमांड हो। तो देखो एक तरीके से आप किस समय जा रहे हो, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जब कॉलोनियल रूल था उसी तरफ तो आप जा रहे हो। कॉलोनियल रूल जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश एरा का रूल था तो क्या होता था, देखो जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं जैसे यूके, यूएस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, वहां पर एक ही तरीके का लगभग क्लाइमेट रहता है। इसकी वजह से वहां पर लोग डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं और एक ही तरीके की वहां पर फसल उग पाती है। तो वहां के देश क्या चाहते हैं कि हम जो उगाएं, हम जो अनाज उगा रहे हैं वो तो हम दूसरे देशों में भेज दें और जो हमें यहाँ पर जरूरत है वो दूसरे देश उगाएं। अब इंडिया ऐसा देश है जहां पर लगभग हर किस्म की क्रॉप उग सकती है। तो देखो हमारी सरकार क्या चाहती है कि जिसकी ग्लोबल डिमांड है वो चीज आप उगाओ, और इससे क्या होगा कि हम विदेश में जो निर्यात है उसको बढ़ा सकेंगे। और हमने तो पहले ही हमारे यहाँ पर चावल और गेहूं का इतना स्टॉक कर रखा है, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि 1990 के समय में इसी तरीके से बोला गया था, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बनाया गया था और बोत्सवाना से लेकर के फिलीपींस जैसे देशों ने अपना डिपेंडेंसी भी क्रिएट कर दी थी, किसके ऊपर, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो ग्रीन एनर्जी मतलब एथेनॉल की तरफ आते हैं, ग्रेन्स का यूज करने लग जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज एथेनॉल बनाने में, तो डाइवर्जन होता है, ग्रेन्स का वहां यूज होता है। अब इन देशों में जो ग्रेन्स वो निर्यात करते थे उस पर हो जाती है कमी। अब यहाँ पर बहुत सारे देशों में किसके लिए, फूड के लिए रिवॉर्ड्स होने लग जाते हैं। तो देखो ऐसी परेशानी ना हो,
आप बोल रहे हो कि हमारे यहाँ पर चावल उगाया जाता है, चावल उगाने की वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर है उसका लॉस हो रहा है, जो पानी है ग्राउंड वाटर है उसका लॉस हो रहा है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर आपके सर में दर्द है तो आप सर को काट के थोड़ा ना फेंक दोगे। चावल की वजह से आपको परेशानी हो रही है तो आप ऐसी कुछ योजनाएं बनाओ ताकि चावल भी उगे और हमें नुकसान भी ना हो। अब ऐसा थोड़ा है कि आप चावल उगाना ही बंद कर दोगे और दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होने लग जाओगे, ताकि वही हो जैसे पेंडेमिक हुआ, कोरोना पेंडेमिक, और फिर वही सप्लाई चेन बाधित हो जाए और हमारे यहाँ पर फूड्स के लिए रिवॉर्ड्स होने लग जाए। तो ऐसा नहीं करना है। कॉलोनियल एरा में जो चीज़ चल रही थी उसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाना है। डेवलप्ड कंट्रीज के अकॉर्डिंग अपने आप को ज़्यादा चेंज नहीं करना है, खुद को आत्मनिर्भर क्रिएट करना है, लेकिन खुद की यहाँ पर जो कैपेसिटी है उसको अच्छे से बिल्डअप करके। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, देखो ये यहां पर एक पिक्चर दे रखी है, एक सेकेंड, एडिटोरियल पेज से ही है। एडिटोरियल पेज में देखो यूनेस्को ने 2012 में जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसको डिक्लेयर कर दिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि आप किसी एक चीज को कंजर्व कर रहे हो लेकिन वही कंजर्वेशन दूसरी चीज के लिए ट्रेजेडी बनकर क्लियर हो रही है। 2012 में यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया वेस्टर्न घाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पर 39 ऐसे एरियाज मिले जो नेशनल पार्क के रूप में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रूप में और रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। इसीलिए इसको ये डिक्लेयर कर दिया गया। और इन 39 साइट्स में से 10 साइट ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में पाई जाती हैं। तो देखो इस आर्टिकल में बोला गया है कि बहुत अच्छी बात है, हम हमारे एनवायरमेंट को, हमारे फॉरेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको कंजर्व करने के चक्कर में हम हमारी जो पीवीटीजी जो ट्राइबल ग्रुप हैं उसको हम परेशान कर रहे हैं। 2006 में राइट्स एक्ट बनता है और 2007 में डिक्लेरेशन हो जाता है यूएन के द्वारा राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, लेकिन फिर भी उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। जब भी हम किसी एरिया को नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करते हैं तो वहां पर जो ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं उनको बोल देते हैं कि इसका जो स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पर आप एनक्रोच नहीं करोगे। तो एक तरीके से हम हमारे जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे इंडिजिनस पीपल हैं जो उसी एरिया में रहते हैं उनके लिए खतरा हो रहा है। तो देखो द ट्रेजिडी ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की वजह से भी जो त्रासदी क्रिएट हो रही है उसको हमें समझना चाहिए। जब भी किसी एरिया का सर्च किया जाता है तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के अंदर एक भय हो जाता है कि दोबारा से उनको यहाँ पर खदेड़ दिया जाएगा और उनको क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो देखो ये रॉन्ग अप्रोच है, इस तरीके से एक चीज को कंजर्व करने के लिए दूसरी चीज को, इंडिजिनस जो पीपल है उनको परेशान करना। तो वे फॉरवर्ड क्या है, वेस्टर्न घाट को जो वर्ल्ड हेरिटेज जो डिक्लेरेशन किया गया है उसका तो इम्पोर्टेंस है, जो हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी है, इस एरिया में जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनके अधिकारों की भी पहचान करना भी हमारा एक राइट है, हमारी एक उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आजीविका के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखो जो ये लोग ये जंगल में रहते हैं ना उनको जंगली आदमी मानना गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। उनको जैसे फंडामेंटल राइट्स सबको मिले हुए हैं ऐसे ही उनको ट्रीट करना चाहिए कि ये फंडामेंटल राइट्स उनके लिए भी हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, देखो यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर में ये बताया गया है कि ये पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है कठफोड़वे के रूप में। कठफोड़वा जब यहाँ पर टक टक करता है अपना घर बनाने के लिए तो आवाज आती है टक टक, तो टाक टाक फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, ये पेड़ फार्मर प्रोटेस्ट है और ये बार बार बोल रहे हैं कि टॉक टॉक मतलब बात करो और इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करो। देखो यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं। इस डाटा में ये बोला गया है कि हमारे इंडिया में एनीमिया और ओबेसिटी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। अब इस एनीमिया जो हुआ है वो मैन की तुलना में जो फीमेल है उनमें ज़्यादा हुआ है, ये इस आर्टिकल में यहाँ पर इन डाटा में बोला गया है। एनीमिया एंड ओबेसिटी ऑन द राइज।
2005-6 की तुलना में अगर हम बात करें तो एनीमिया जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है और महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल जो स्टेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, देखो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो INCOIS को लेकर के है। INCOIS ने क्या किया है, डिजिटल ओशियन एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया है। INCOIS ने, INCOIS क्या होता है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। देखो ये जो सेंटर है वो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है और 2007 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब इन्होंने एक वेब एप्लीकेशन डिजिटल ओशियन यूज किया है जिसका यूज लोग कर सकेंगे और ओशियन के बारे में जो भी उनको डाटा चाहिए उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में एक काम करेगा डिजिटल ओशियन। अब इसका कौन कौन यूज कर सकेंगे, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ऑपरेशन एजेंसी, स्ट्रेटजी यूजर्स, एकेडमिक कम्युनिटी, मैरीटाइम इंडस्ट्री और पब्लिक लोग। मतलब कोई भी लोग सी के बारे में कुछ भी चेंज, कुछ भी बात उनको पता करनी हो तो इस एप्लीकेशन पर उनको जाना है डिजिटल ओशियन पे और यहाँ पर जाकर के ओशियन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसको किसने लॉन्च किया है, INCOIS ने, और INCOIS मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। देखो एक सेकेंड, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है, देखो COAI के लेकर के। देखो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है और फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के जो किसान है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री को, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये बात बोली है कि आप अपना प्रोटेस्ट कीजिए, उससे हमें कोई भी परेशानी नहीं है। देखो अपने मुद्दे उठाने का सब कोई को हक है, लेकिन आप इस तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री को प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो देखो ये जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसको 1995 में एक एक रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटी के रूप में इसको स्थापना की गई थी और समय के साथ में शुरुआत में तो इसको इसीलिए स्टार्ट किया गया था कि ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है इसको रेगुलेट कर सके, लेकिन बाद में ये जो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसकी ऑफिशियल वॉइस बनकर के आ गई। मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री को जब मिनिस्ट्रीज के साथ में कुछ काम करना है तो ये जो COAI है वो ही उनकी जो वॉइस है उसको रेज करती है। सबसे ज़्यादा ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो इस तरीके से चल रहा है कि जो जियो इंडस्ट्री है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है फार्मर्स को कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है वो अडानी और जियो के हाथ में, मतलब मुकेश अंबानी के हाथ में, रिलायंस के हाथ में जो एग्रीकल्चर है उसको सौंपना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो, हाँ विश्व भारती यूनिवर्सिटी को लेकर के है। अभी विश्व भारती यूनिवर्सिटी को 100वें साल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी प्रवेश कर रही है और इसके लिए ममता बनर्जी ने बोला है कि वहां पर हेटफुल पॉलिटिक्स की जा रही है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो जाती है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। 1921 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, किसके लिए, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। शुरुआत में एक कॉलेज थी लेकिन बाद में इसको इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया 1948 में। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो हर्षवर्धन को लेकर के है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने गवी बोर्ड GAVI बोर्ड के मेंबर बन गए हैं और इनकी जो मेंबरशिप है वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगी और 31 दिसंबर 2023 तक ये रिप्रेजेंट करेंगे गवी को। अब ये गवी बोर्ड क्या है, और इस गवी बोर्ड में भी साउथ ईस्ट एरिया रीजनल ऑफिस या फिर वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑफिस को, गवी बोर्ड का जो ये वाला एरिया है उसको ये रिप्रेजेंट करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। अब ये गवी बोर्ड क्या है, गवी है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। देखो क्या हुआ था, 2000 में, सन 2000 में पब्लिक प्राइवेट
ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप के तहत इसको गवी बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो उद्देश्य था, गवी बोर्ड का उद्देश्य था कि जो पुअर कंट्रीज हैं वहाँ पर लोगों की इम्यूनाइजेशन की तरफ एक्सेस इंक्रीज हो सके, मतलब वहाँ के लोगों का भी टीकाकरण हो सके। इसलिए इस गवी बोर्ड ने ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ने क्या किया कि यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ और कुछ प्राइवेट जो सोशल मतलब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल सिक्योरिटी में काम करती है उन सबको, कुछ फाउंडेशन जैसे बिल गेट्स और मेलिंडा का जो फाउंडेशन है उन सबको, और एनजीओज को, इन सबको एक जगह लाने का प्रयास किया है इस ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ने। और इसका जो मेन काम है वो यही है कि जो पुअर कंट्रीज हैं उसका एक्सेस बढ़ सके, वहाँ पर भी लोगों का टीकाकरण हो सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की, जैसे हमने एक तो INCOIS के बारे में डिस्कस किया, एक COAI के बारे में डिस्कस किया, एक गवी बोर्ड के बारे में डिस्कस किया, और एक हमने एडिटोरियल जब डिस्कस किया था तब भी हमने एक इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस की थी। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।